तो मैं ज्योतिश्वरी, मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं VVI सीरीज लेकर वन शॉट। दोस्तों, ये वीडियो वन शॉट होने वाला है। ये 2023 के लिए VVI क्वेश्चन है, बिल्कुल VVI दोस्तों, बिल्कुल VVI। तो जरूर लास्ट तक देखें। आपका 1 घंटा में, मात्र 1 घंटा में, 1 घंटा में पूरा प्रवर्तन अपवर्तन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और 2023 जो 14 तारीख, जो उसके आगे 15 तारीख के जो टेस्ट होने वाला, एग्ज़ाम होने वाला बोर्ड में, एक क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों। इस PDF में पूरा के पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ये वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। ये PDF का सारा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहें, एकदम बिल्कुल बैठ जाए 1 घंटे के लिए, सब कुछ भूल कर एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको 1 घंटा में ही मात्र पूरा प्रवर्तन और अपवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। और गारंटी है कि फिजिक्स से जो 27 नंबर पूछता है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप 80 में 80 टारगेट कर सकते हैं दोस्तों। 80 में 80 अगर टारगेट करना है तो ये वन शॉट का वीडियो आप ज़रूर देखें। अगला चैप्टर का वीडियो भी आ जाएगा, इसलिए अभी इस चैप्टर का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज क्या है? ठीक है, प्रकाश पुंज बोलते हैं किरण पुंज को। प्रकाश पुंज बोलते हैं किरण पुंज। किरण पुंज किसको बोलते हैं? ध्यान से समूह। किरण अकेले नहीं रहता, नहीं, किरण हमेशा साथ में रहता है, यानी किरण के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। नहीं तो बताया था, 3 तरह का होता है। एक अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में कुछ होता है कि सारा के सारा किरण जाके एक बिंदु पर मिलता है, तो बोलिए वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आके मिलती है, जैसे अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल तो फैलती हुई चली जाती है, इसको अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। इसको कौन सा किरण पुंज बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी में मिलता है, अपसारी में फैलता, और जो एक दूसरे के समांतर रहता है उसको बोलते हैं समांतर किरण। तो नहीं लिखाएगा, कितना सिंपल है। विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, और एक बिंदु से निकल कर फैलती हुई चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और अगर सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज बोलते हैं। समांतर किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज। और ये हो गया अभिसारी, और ये हो गया अपसारी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, कॉपी में है अगर। चलो अगला क्वेश्चन है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। तो वास्तविक दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। तो वास्तविक और काल्पनिक में कुछ होता है। वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ लिख देना, नहीं एक तरफ लिख देना, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो कुछ लिखेंगे लोग, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, कुछ अंतर नहीं। तो 2 नंबर पूछेगा, 2 बल्कि 2 3 इससे ज़्यादा नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में सिंपल लिखना है, अगर सिंपल तरीका से, तो वास्तविक वास्तव में बनता है, नहीं वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, नहीं वास्तव में वहाँ जाके मिलता है। लेकिन काल्पनिक रूप ना काल्पनिक रूप से बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर देखो तो हमेशा वो उल्टा होता है, हमेशा वो कैसा रहता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा याद रखिए, वास्तविक जो रहेगा हमेशा उल्टा रहेगा, और काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ये हमेशा उल्टा बनता है और ये हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। नहीं, और जो उल्टा बनता है, जो वास्तविक है, उसको पर्दा पर भी उतार सकते हैं, इसे पर्दा पर भी उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। नहीं, जो हॉल में फिल्म चलता हो, पर्दा पर जो उतरता हो कुछ है ना, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तव में होता है ना, उसको उतारेंगे पर्दा पर, काल्पनिक प्रतिबिंब को उतारेंगे। जो शीशा में हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरा के ऊपर पर्दा पर उतार सकते हैं? नहीं, वो तो अंदर ही शीशा में रहता है, वो रहवे नहीं करता, खाली हम लोग का अनुभव होता है, लगता है। दो तो ऐसे याद हो गया कि वास्तविक में करती है, ये करता हुआ प्रतिबिंब होता है। हो गया 2 कंप्लीट। आगे कह रहा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का विशेषता ज्ञात करें। सारा का सारा मिल जाए क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम इसको अच्छा से देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो आगे नहीं होगा। बताओ, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता ज्ञात करना।
समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब देखो, समतल दर्पण कुछ होता है, कौन नहीं बताएगा, बताओ। समतल दर्पण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो मान लो यहाँ पर अगर कोई है, इसका अगर प्रतिबिंब बनाते हैं तो पीछे बनता, पीछे में बनता, यहाँ पे बनता, और कैसा बनता है, सीधा बनता है। हम लोग जो समतल दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं समतल दर्पण होता है, ये मोबाइल में नहीं है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण नहीं। इसमें देखो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जितना भी आगे रहते हैं उतना ही पीछे बनता, सीधा बनता। तो इसका विशेषता कुछ हो गया, बताओ। सबसे पहले ये प्रतिबिंब ना दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनता, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा में कुछ है कि ये सीधा बनता है, ये कैसा बनता, सीधा बनता है। तीसरा में जितना आगे रहते हैं, जितना आगे रहते हैं उतना ही ये पीछे बनता, जितना आगे रहता है कोई वस्तु दर्पण से, उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। और कुछ है बोलो, और देखो ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से ना उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप का मतलब देखा है समतल दर्पण में, नहीं बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि दायां हाथ, नहीं इसे खाते हैं समतल दर्पण के, इसे खाएगा उसमें लगेगा बायां हाथ से खाने, नहीं लगता। तो पार्श्विक रूप से इधर लगता है, इधर वाला ये वाला आँख बंद करो तो ये वाला बंद होगा, ये बंद करेगा तो नहीं उल्टा सब कुछ होता है, नहीं। तो समतल दर्पण में कुछ होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और कुछ होगा तो और ये होता है कि अगर ये वस्तु दर्पण की ओर, दर्पण की अगर भी के स्पीड से जा रहा, कितना का स्पीड से, भी के स्पीड से, तो उसको उसका प्रतिबिंब 2 भी के स्पीड से आता हुआ प्रतीत होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा, नहीं ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कोई भी वस्तु अगर समतल दर्पण की ओर भी के स्पीड से जाता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण में किस स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा, 2 भी से आता हुआ प्रतीत होगा। नहीं, या तो ये बोलेगा कि कोई वस्तु समतल दर्पण में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा, तो उसको उसका प्रतिबिंब कितना का स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा, 20 मीटर पर सेकंड से। नहीं तो अगर भी से आगे जा रहा है तो उसको कितना से आता हुआ प्रतीत होगा, 2 भी से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। लिखा जाएगा, बताओ तो 5 मिनट। और समतल दर्पण में अगर किसी भी वस्तु का समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब अगर बनाना चाह रहे हैं, वो समतल दर्पण है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हमको पूरा नीचे पैर से लेकर एकदम मूड़ी तक पूरा दिखाई दे दे, ठीक है, पैर से लेकर पूरा मूड़ी तक दिखाई दे दे, ठीक है। तो कम से कम ना हमारा आधा होना चाहिए कोई समतल दर्पण। कोई भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब अगर हम देखना चाहते हैं ना पूरा का पूरा, तो कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, वस्तु के आधा, वस्तु के आधा। हम 5 मीटर के हैं, ठीक है, कितने मीटर के, 5 मीटर। और समतल दर्पण में अगर 2 मीटर चलाएगा तो पूरा दिखाई देख सकते हैं, इसमें हम अपना नहीं देख सकते, इतना बड़ा दर्पण में हम लोग पूरा नहीं देख सकते, ठीक है। कब देखेंगे, कम से कम आधा रहेगा तब, 2.5 मीटर के दर्पण चाहिए पूरा देखेंगे, नहीं 2.5 से ज़्यादा रहेगा तो अच्छा से देख लेंगे, 2.5 से कम रहेगा तो पूरा कभी पैर कर जाएगा तो मुड़ी कर जाएगा, पूरा नहीं देख लेंगे, ठीक है। तो ये है इसका विशेषता, समतल दर्पण के समतल दर्पण के विशेषता, ठीक है। तो समतल दर्पण की विशेषता हो गया, समतल दर्पण की विशेषताएं कुछ का पीछे बनता है, सीधा बनता है, जितना आगे रहता है उतना ही पीछे बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, भी से जाते हैं तो 2 भी से आता हुआ प्रतीत होता है। देखो इधर कह रहा है एक समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका क्या अर्थ है। देखो समतल दर्पण है ना, इसका आवर्धन कितना होता है, आवर्धन, चलो हम आवर्धन क्लियर कर देते हैं। आवर्धन में भी इसमें है, देखो लास्ट में लगता है, नहीं आवर्धन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, तो आगे कर देते हैं 20 ताकि समझ में आ जाएगा। नहीं क्वेश्चन देखो आगे पीछे हो गया, लेकिन हम पूरा समझा देते, सबको तो पढ़ा ये रिविजन में चल रहा है। तो आवर्धन क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, तो आवर्धन क्या, ठीक है। तो आवर्धन किसको बोलते हैं, बोलो आवर्धन किसको बोलते हैं, सुनो। कोई भी आवर्धन का मतलब होता है ना कि कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो उससे कितना गुना ज़्यादा आवर्धन रहा है, क्या गुना प्रतिबिंब बन रहा है। कोई बोल देगा ना कि दर्पण का आवर्धन है 2, आवर्धन कितना 2 है, आवर्धन कितना 2, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वस्तु अगर इसके सामने रखेंगे ना तो इसका दुगना प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम 5 मीटर के हैं तो 10 मीटर का प्रतिबिंब दिखाएगा, 2 फीट के हैं तो 4 फीट से दिखाएगा। आवर्धन का मतलब कुछ होता तो कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा, कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा। अगर कोई 5 मीटर की वस्तु है तो अगर तीन आवर्धन वाला दर्पण के सामने रखेंगे तो कितना बड़ा दिखाई देगा, 3 गुना बड़ा दिखाई देगा, 3 गुना 5 या 15 फीट के दिखाई देगा। नहीं तो आवर्धन कुछ होता, आवर्धन होता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात में यही बढ़ता हुआ अनुपात में। तो लिखेंगे किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन
रखते हैं। आवर्धन को लिखते हैं एम से, कुछ से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई को लिखते हैं एच से। तो एम बराबर हो गया एच डैश बटा एच हो गया। किसको बोलेंगे बताओ, इतना आसान होता है कि नहीं आता। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कुछ बोलते हैं आवर्धन को। ठीक है, देखो लिखने के माना मतलब लिख लेना आराम से, नहीं जरा सा रोक के नहीं। एक बार सुनो या तो ऐसा करो, देखो पूरा एक बार वीडियो अच्छा से देखो, सब समझ में आ जाएगा। आराम से बैठ के लिख लेना बिना देख के, फिर डाउट हुआ तो चाहो देखो। ठीक है, ऐसे सब डाउट कुछ हो। आवर्धन किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मात्रा कुछ होता है, आवर्धन का ऐसा ही मात्रा मारेंगे कि सही तो बार बार पूछा है, एक बार नहीं 1000 बार पूछा होगा। देखो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होवे नहीं करता, कुछ होता नहीं होता है। तो ऑप्शन रहेगा मात्रक विहीन। मात्रक विहीन के मतलब मात्रा नहीं होता। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एम बराबर तो दिया हुआ एच डैश बटा एच, एम बराबर तो दिया हुआ एच डैश बटा एच है, एम बराबर दिया हुआ एच डैश बटा। अगर मान लो कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई भी है 10 मीटर और वस्तु की ऊंचाई भी है 10 मीटर, तो काट के कितना आ जाएगा 1। अगर मान लो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है 20 मीटर और वस्तु की ऊंचाई भी है 20 मीटर, मैंने 20 मीटर ऊंचा वस्तु का प्रतिबिंब 20 मीटर बन रहा, तो 20 बटा 20 कितना आ जाएगा 1। अगर हम बोलें कि 100 मीटर ऊंचा कोई वस्तु है और एक दर्पण ऐसा है कि उस दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बन रहा है कितना 100 मीटर, तो उसका आवर्धन कितना होगा 1। आवर्धन कितना होगा 1। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई 100 है और वस्तु की ऊंचाई भी 100, तो 100 बटा 100 बराबर 1। तो आवर्धन कितना हो रहा 1 के मतलब कुछ हुआ, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं। अगर ये एक मान लो एक दर्पण है, उसका आवर्धन 1 है, तो ये वस्तु अगर है इतना बड़ा तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा इतना ही बड़ा। अगर आवर्धन दूर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा इसका दुगना 4 रहेगा आवर्धन का 4 गुना। तो आवर्धन 1 है, इसका मतलब कुछ हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 में समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका क्या अर्थ है? तो 1 होता है, इसका अर्थ है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब है। तो कोई भी अगर बोल देगा कि किसी भी दर्पण का आवर्धन 1 है 1, इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल, तो समतल दर्पण में उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यही इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पे प्लस भी है, तो आवर्धन प्लस भी होता है, आवर्धन माइनस भी होता है। नहीं तो 1 तो ये बता रहा है कि बराबर बन रहा है, 1 बता रहा है कुछ कि वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों कैसा बराबर है। लेकिन प्लस कुछ बता रहा है, बताओ प्लस और माइनस कुछ बताता है, प्लस बताता है ना कि वस्तु सीधा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अगर माइनस बन रहा था तब उल्टा, तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। समझ में आया? कोई बोलेगा कि एक दर्पण का आवर्धन है +2, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अगर इस दर्पण के सामने कोई वस्तु के ले जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब इससे कितना बना लेगा, उसके वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, दुगना बनेगा। और सीधा बनेगा कि उल्टा? प्लस है, इसका मतलब सीधा बनेगा। कोई कहा देगा कि बताओ आवर्धन +-5 है, माइनस, इसका क्या अर्थ है? 5 गुना बनेगा और उल्टा। जब कोई भी वस्तु अगर लेके जाएंगे ना दर्पण के सामने तो 5 गुना बड़ा बनेगा। कई गुना बड़ा? 5 गुना। लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा। काहे? माइनस में है। समझ में आया? तो कितना आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका क्या अर्थ? तो बोलेंगे समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका अर्थ ये है कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है। और प्लस का अर्थ ये है कि सीधा बनता है। ये बोलेंगे समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बराबर और सीधा बनता है। प्लस। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का अंतर। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का अंतर। तो उत्तल दर्पण तो किस तरीका का रहता है, जो उभरा होता है। बोल उत्तल दर्पण उभरा होता है, अवतल दर्पण धंसा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ये दिखाई दे रहा है ना, कैसा होता है? उभरा होता है। उभरा। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। नहीं। और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में आता है। तो उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। तो बनाते थे ना इस तरीके से, किधर बनता हमेशा छोटा बनता है, ऊपर तो नहीं बनता।
हमेशा छोटा काल्पनिक लेकिन अवतल दर्पण में ना छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। बराबर बनता और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक उत्तर में सिर्फ काल्पनिक। काल्पनिक बनता ठीक है, क्लियर हुआ। उत्तर उभरा होता, अवतल धंसा धंसा होता। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, हमेशा सीधा बनता हमेशा छोटा बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, वस्तु सब तरह का बनता है। अंतर हुआ दोनों का। हाँ और देखो बलरामजी के उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है, ऐसा था। धनात्मक क्यों बोलते हैं धनात्मक? क्योंकि पर इधर दाएं साइड है, किधर है? दाएं सर दाएं साइड वाला को प्लस में बोलते हैं। हाँ उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है, फोकस वो कुछ होता है धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस बाएं साइड होता है। हाँ। तो बाएं साइड को कुछ नहीं लिखते हैं, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। याद हुआ? दोनों में आता है, दोनों में अंतर कुछ है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता धंसा है। होता उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बड़ा बराबर सब तरह का बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, यहाँ काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है, यहाँ सीधा बनता है, उल्टा सीधा दोनों बनता है। क्या अंतर हो गया? उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है, पॉजिटिव प्लस में होता है, और अवतल दर्पण के फोकस नेगेटिव माइनस में होता है। हो गया? तो ये क्लियर हो गया। बताओ प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इसके नियम देखिए। प्रकाश के परिवर्तन क्या है इसके? सबसे भिन्न एक ट्यूशन अगर है, अगर जो आने वाला है 2023 में, तो इसी टाइप का ट्यूशन आएगा। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है? तो देखो ध्यान से, तो प्रकाश के परिवर्तन किसको बोलते हैं? ये मान लो समतल सतह है, ये समतल सतह है तो समतल सतह पर जब कोई प्रकाश पड़ता है हाँ और फिर कुछ का ये लौट जाता है, कुछ का लौट जाता है कोई चीज को अगर हम मारते हैं तो उससे टकरा के लौटता है ना। हाँ गेंदा मारते हैं तो टकरा के लौटता है, तो कुछ बोलेंगे परावर्तन। परावर्तन। परावर्तन में लौटना, टकरा के लौटना परावर्तन में मतलब होता है किसी से जाकर टकरा के लौट जाना। गेंदा मारते टकरा के लौटा तो गेंदा का परिवर्तन है। प्रकाश अगर लौट रहा है तो प्रकाश का परिवर्तन है। तो बोलेंगे जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश के परावर्तन। इसे रिलेटेड पद है आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बिंदु, और इसको बोलते हैं अभिलंब। यहाँ पे वो अभिलंब, हाँ ये है अभिलंब। लम ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे भी ट्यूशन दिया ना तो पहले ही वाला फिगर बना ले, नहीं लिख प्रकाश को किसी सतह से टकरा के लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। फिगर बना दो, हो जाएगा। ये था आपतित किरण, नहीं आपतित आने वाला किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के लौटता है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण? तो ये जो किरण है इसको बोलते हैं कुछ परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये अभिलंब है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आई बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको आप से लिखते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो आप देखो यहाँ तक पता है परावर्तन अभी तक चल रहा था। परावर्तन के नियम होता है, परावर्तन के दो नियम होता है। कितना नियम होता है? दो नियम। तो अब देखते हैं परावर्तन कितना नियम परावर्तन के। सबसे पहला नियम जो होता है वो ये होता है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक तल में होता है, एक तल में होता है। हो गया याद? मुझे बोले आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में हो गया, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा कुछ होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण माने आई जो होता है आर का बराबर होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया, आई बराबर आर। ठीक है, क्लियर? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर परावर्तन के लिए। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो है हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे लिखने के लिए क्यों करते हैं? ये कितना अच्छा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे लिखने के लिए क्यों करते हैं? तो ध्यान से सुनो, यह उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में करता कुछ है ना, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, अगर उत्तल दर्पण में कैसा देखो ये फोकस इधर होता है, सी इधर होता है, तो किरण जो जा रहा है टकरा के फोकस से चला जाएगा, और यहाँ से जो जाएगा सी से फोकस से जाएगा नहीं, उत्तल दर्पण है उत्तल, तो ये इधर जाता हुआ आता हुआ प्रतीत होगा फोकस से, और इधर ही लौट जाएगा बाहर। ठीक है, जो किरण यहाँ से जाएगा
ये टकरा के लौट जाएगा, हाँ। प्रतीत होगा एफ से आता होगा, हाँ। ठीक है। एक किरण यहाँ से भेजेंगे सी से, दो नियम जान प्रतीक बनाएंगे, दो किरण भेजते हैं दो नियम से, नहीं एगो समांतर और एगो सी से, तो समांतर भेजे तो डायरेक्ट लौट गया, लगेगा फोकस से आ रहा, लेकिन सी से जो भेजे सी से, वो भी सी से जो जाता है वो सी ए पर लौट के आ जाता है, ठीक है। आपको लगेगा कहाँ से आ रहा, सी से आ रहा है, ठीक है, ताकि प्रतीक किरण दर्पण के अंदर ना जाएगा, किरण तो इधर लौट के इधर चल जाएगा, नहीं। अब बताओ ये दोनों कटेगा कहीं, इधर नहीं कटेगा, कहाँ कटा, यहाँ, जहाँ कटा वहीं उसका कुछ होता प्रतिबिंब, तो ये वो उत्तल दर्पण में किरण आ रही, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का देखो जो प्रतिबिंब में बताओ वस्तु से बड़ा बना कि छोटा, बड़ा, वस्तु छोटा, छोटा, वस्तु से छोटा बना, नहीं, और सीधा बना और काल्पनिक बना, ठीक है। अब होता ये है कि वस्तु से छोटा बनने के कारण ये होता है कि पीछे वाला ये सब है, पीछे वाला ये वाला पीछे ना, तो पीछे वाला बहुत बड़ा बड़ा वस्तु, बहुत सारा वस्तु भी यहाँ पे दिखाई दे देता, दर्पण में दिखाई सादा कर करके सबको दिखा देता है। तो हम ही बोलेंगे कि उत्तल दर्पण को पीछे देखने के लिए साइड में इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का पीछे का दृष्टि पर पीछे देखने का, पीछे के क्षेत्र का, पीछे के क्षेत्र का दृष्टिपरास बहुत बड़ा होता है, दृष्टिपरास बहुत बड़ा मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण, ये देखो इसको, इसमें समतल दर्पण है, कुछ है, समतल दर्पण, कुछ नहीं, हमारा चेहरा के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पीछे, सब झका गया, नहीं, तुम लोग खुद देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, जरा सा दिखाई दे रहा नहीं। अब अगर ये हम उत्तल दर्पण लाते ना तो पूरा दिखा देता है, सब जितना पीछे घर द्वार है ना सब दिखाई देता है, ठीक है, सारा का सारा। अगर हम पीछे देख रहे हैं ना तो हमारा चेहरा खाली नहीं दिखाई देता, तो सब दिखाई देता, सब दिख जाता, सोचो। तो हम गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा दर्पण नहीं रहेगा कि देखें तो पीछे सब जना जाए, ऐसा तो ले जाके लगा देंगे गाड़ी में तो कुछ होगा, बताओ साइड पीछे देखेंगे तो कोई दिखाई देगा, ये वो दिखाई देगा, और चार बार रहेगा तब। और उत्तल दर्पण में कुछ होता है, उत्तल दर्पण ना पूरा सबके दिखा देता है पीछे वाला, काहे तो पीछे देखने का उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पीछे देखने का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा इसलिए होता है क्योंकि बड़ा बड़ा को नहीं छोटा करके दिखा देता है, और समतल दर्पण छोटा करके नहीं करते, बराबर रखता है, तो बराबर रखेगा तो कहाँ से पूरा दिखाई देगा, हम इतना बड़ा थे हमको इतनी को दिखा देता, तो हम भी दिख जाते सब कुछ दिख जाता नहीं, तो भले छोटा कर देता है लेकिन सब दिखा देता नहीं, ये ना फायदा गाड़ी उड़ी में नहीं, कोई वाला फायदा है, तो समतल लगाने फायदा है, उत्तल का है पीछे वाला बहुत ज़्यादा क्षेत्र को ही दिखा देता छोटा कर नहीं। तो हम भी बोलेंगे कि उत्तल दर्पण को पीछे देखने के लिए उपयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, सीधा छोटा बनता है, जिसके कारण पीछे का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, पीछे का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, पीछे का दृष्टिपरास जो है देखने का वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, हो गया, बोल देंगे, लिख देंगे, लिखने से पहले तो अच्छा होगा ये वाला फिगर भी बना दिया, ठीक है, फिगर बना दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, दो मिनट में, लेकिन फिगर बनाना मतलब ज़्यादा देरी मत करना, दस कर उसके निकाल के फट से मतलब साफ सुथरा, ठीक है, या तो फिर साफ सुथरा अच्छा से लिखना, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहना था सात, क्या हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए क्यों करते हैं, बार बार पूछता भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश को परावर्तन हो गया, वाहन हो गया, अवतल तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग, बताओ अवतल तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग होते हैं, कुछ कहते हैं, तो अवतल और उत्तल का उपयोग, सबसे पहले हम अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं, अवतल दर्पण का गाड़ी बनाने में, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कुछ है, तो अवतल दर्पण का उपयोग देखो, अवतल कुछ होता है, सुन अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में पी है, एक होता है, यहाँ पे सी होता है नहीं, तो पी और एक के बीच अगर कोई वस्तु को रखते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब देखो इधर जाता है, किधर लौट जाता है, फोकस से लौटता है, ठीक है, और वो सी से जाता है, जो सी से लौटता है नहीं, तो ये पीछे लाके कटता है यहाँ पे, ठीक है, इधर देखो प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु जब पी और एक पर है, पी और एक पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और बड़ा बनता है वस्तु से, बड़ा तो जब वस्तु से बड़ा बनता है तो हम इसको हम उपयोग कर सकते हैं, हम छोटा छोटा चीज़ को देखने में उपयोग कर सकते हैं नहीं, जैसे हम अपना दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं नहीं, क्योंकि दाढ़ी छोटा छोटा होता है, दर्पण में क्लियर दिखाई देगा नहीं, तो क्लियर दिखाई देगा तो अच्छे से बनेगा नहीं, और अगर छोटा दिखाई देगा तो अच्छा से नहीं बनेगा, तो इसलिए बोलते हैं, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी बनाने में करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा बनता है, कब जब वस्तु की और उसके भीतर का, इसलिए हम इसका उपयोग गाड़ी बनाने में करते हैं क्योंकि फिर
गाड़ी काटने में आसान होता है। ठीक है, हो जाएगा। आपको भाषण लिख देना है, फिगर बना देना मस्त। ठीक है, और उपयोग का कहाँ कर सकते हैं, तो अवतल दर्पण का गुण होता है कुछ ध्यान से कि अगर कोई भी समांतर किरण जा रहा है ना, तो इससे ना एक जगह फोकस पे मिला देता, कहाँ पे मिला देता, फोकस पे। तो कोई भी समांतर किरण जब फोकस पर मिल जाता, सारा का सारा किरण कहाँ मिल जा रहा है, फोकस पर, सारा का सारा मिल जा फोकस। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सोलर प्लेट रख देंगे, सोलर प्लेट, तो कुछ करेगा, तो जितना गर्मी जा रहा है ये सब सोलर पर चल जाएगा, और सोलर पर जाएगा तो सोलर ज़्यादा करंट देगा, तो इसलिए इसको सोलर बैटरी में उपयोग करते हैं। तो पहला दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में, और दूसरा सोलर में हो जाएगा, सोलर में नहीं, सोलर भट्टी में, या फिर इसको उपयोग करते हैं टॉर्च में करते हैं, टॉर्च या गाड़ी के साथ टॉर्च में करते हैं, या सर्च लाइट में करते हैं, या फिर हेड लाइट में करते हैं, हेड लाइट टॉर्च का काम कुछ होता है। टॉर्च का काम यही है कि हम दूर वाला देखें, दूर से दूर दिखाई देते, दूर से दूर दिखाई देते नहीं। तब सुनो, हम ऐसा दर्पण उपयोग करेंगे जो कुछ करे दूर से दूर दिखाई। देखो यहाँ पे अवतल दर्पण का गुण हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण कुछ करता है, सुनो, समांतर आता है उसको फोकस पर मिलाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर फोकस पर से किरण जाएगा उसको कुछ करेगा, बोलो, उसको समांतर भेजेगा, कुछ करेगा समांतर भेजेगा। इस तरीके से जितना भी किरण यहाँ से जाएगा सब कुछ कर देगा, समांतर भेजेगा। जितना भी किरण जाएगा दर्पण से जाएगा सब समांतर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा समांतर, क्योंकि समांतर आगे वाला किरण फोकस पर जाता है, तो फोकस आगे वाला समांतर जाएगा नहीं। ये करता है कौन, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण कुछ करता है, उत्तल दर्पण में अगर समांतर किरण जाएगा ना तो ये इधर लौटा देता है, ये इधर लौटा देता है। ठीक है, जितना भी समांतर किरण इधर चल जाएगा और ये चलाएगा इधर। ठीक है, ठीक है, ये है उत्तल दर्पण और ये था अवतल दर्पण। अब हमको ये बताओ, ठीक है, अगर हम बॉल को यहाँ पे जलाएंगे तो कुछ होगा, यहाँ से जितना भी किरण जाएगा वो बहुत दूर तक जाएगा नहीं, समांतर जाएगा बड़ी दूर जाता है, अनंत तक जाता है, और जब फैल जाएगा तो नहीं फैला रह जाएगा नहीं। अब अगर यहाँ पे बॉल लगाएंगे तब क्या होगा, यहाँ से जाएगा किरण सब फैल जाएगा, कुछ होगा, यहाँ से किरण देखो ऐसे जाएगा तो इधर लड़ के चल जाएगा, यहाँ से किरण यहाँ जाएगा तो इधर लड़ के चल जाएगा। बताओ, तो बताओ अगर हमको टॉर्च बनाना है जहाँ दूर भेजना है किरण, तो उसमें कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे, ये वाला कि ये वाला, बताओ। टॉर्च से हमको दूर देखना रहता नहीं, तो दूर कौन भेजता, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किरण फोकस पर रहता है, बाल भेजते हैं, यहाँ से निकलने वाला किरण को टकरा के बहुत दूर जाता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण लगा देंगे तो उत्तल दर्पण फैला देगा, कुछ करेगा, सब छितरा देगा किरण को दिए में। जैसे ये बॉल है, देखो ये बॉल जो जल रहा नहीं, इसमें कुछ नहीं तो जल रहा, जलता तो सब छितरा जाते हैं, तो ये घर भर में जो रहता है दूर चल जाएगा, जो जाता है दूर। और टॉर्च में लगा देते हैं बोल तो कहाँ तक चल जाता नहीं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में या हेडलाइट में। हेडलाइट गाड़ी की हेडलाइट दूर वाला देखना रहता है, तो इसलिए हेडलाइट में भी कौन सा उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसको कैसे बोलेंगे, बोलेंगे ना कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में करते हैं, या टॉर्च में करते हैं, या हेडलाइट में करते हैं, क्योंकि वो अवतल दर्पण के फोकस पर जब कोई बल्ब को रखा जाता है तो उससे निकलने वाली किरण दर्पण से टकरा के परावर्तन के बाद अनंत तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है, समांतर हो जाती है और अनंत तक जाता है, इधर उधर फैलाता नहीं है, फैलाता। इसीलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सोलर। चलो इसका उपयोग तो सोलर में कर दिए। और इसी का उपयोग अति में भी डॉक्टर द्वारा नाक कान गला चेक करने में भी किया जाता है, क्योंकि दूर से जो किरण आ रहा है उसको एक जगह कर देता, कुछ कर देता एक जगह कर देता ना, मूड़ी मुंह में देख लेता, एक जगह किरण जाता तो वहाँ लाइट आ जाता तो क्लियर दिखाई देता। तो इसीलिए उसका उपयोग कहाँ करते हैं, नाक कान चेक करने में किया जाता है, इसका उपयोग। इस हिसाब के कारण तो एक किलो है, ये वाला नहीं लिखा जाएगा, बताओ। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, तो जहाँ छितरावे वाला जरूरी है वहाँ करेंगे नहीं, जहाँ छितरावे तो कहाँ छितरा, स्ट्रीट लाइट में कौन सा लाइट में, स्ट्रीट लाइट कुछ होता है, तो जो रोड किनारे लगा रहता है खंभा में, ये होता है स्ट्रीट लाइट। तो आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन दर्पण यूज करें, आप तक के उत्तर, अगर यहाँ अवतल करेंगे तो सीधे खाली लाइट मारेगा नीचे यहाँ पर नहीं। अब बताओ तो खाली यहाँ पे लाइट मारेगा, बताओ ये लाइट हम पहले खंभा में लगाए, खाली खंभा के इंजोर रखेला, बताओ सीधे लाइट मारेगा इधर इंजोर करेगा, दूर में खाली होती पर सीधे जाएगा, खाली यहाँ पे इसका पैरवा इंजोर करेगा पूरा नहीं। अगल बगल में गाड़ी वाला जाके ठोक देगा दूसरा नहीं, गाड़ी चलता है रोड में तो पूरा रोड में साफ दिखना चाहिए नहीं, तो साफ कैसे होगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा देते हैं, उत्तल दर्पण कुछ करता फैला देता है, एकदम दूर दूर किरण भेज देगा, इधर बहुत दूर दूर नहीं।
तो यहाँ पर फैलाने वाले जरूरी है। स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? उत्तल। तो पहला उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? स्ट्रीट लाइट। और दूसरा करते हैं कहाँ? तो गाड़ी के साइड मिरर में बताएं। गाड़ी के उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ? गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में क्या करते हैं? आगे तुरंत बताएं। नीचे देखने के लिए। हाँ, और दूसरा गाड़ी के साइड में पीछे देखने के लिए, और दूसरा कुछ में स्ट्रीट लाइट में बोलो इतना आसान है। हमें क्या बोलो याद हो गया? हो जाएगा सर। चलो तो अगला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को आगे सारी लेंस क्यों करते हैं? बताओ किसको पता है? बोल देना कोई। बोलो उत्तल दर्पण को आगे सारी दर्पण क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण को किसको क्या करते हैं? बताओ जल्दी। तो उत्तल दर्पण सबसे पहले देखते हैं। तो अभी तुरंत बोले उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैला देता है। तो ये करता है बच्चे कि समांतर किरण पुंज जब आता है ना तो ये ना दूर भेज देता है ऐसे, ठीक है। ये कुछ कर देता है, फैला देता है, ठीक है। हमको लगता है कि फोकस कर रहा है, फोकस जा रहा है। तो इसमें कुछ लग रहा है, बताओ लग रहा है एक बिंदु से निकल के फैलते चला जा रहा है, एक बिंदु से निकल के फैलते जा रहा है। तो इसीलिए तो इसका नाम हुआ है फैलता है। उसको कुछ बोलते हैं, जो फैलता है उसको बोलते हैं आपसारी। तो इसीलिए तो इसको आपसारी दर्पण बोलते हैं। बोलेगा कौन सा दर्पण को आपसारी बोलते हैं? उत्तर की क्या उत्तर है? उत्तर के बोलते हैं क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फैल जाती है, इसीलिए इसको आपसारी दर्पण बोलते हैं। अब बताओ अवतल दर्पण को कुछ बोलेंगे, बोलो अवतल दर्पण बताओ। ये किरण जा रहा था, जाके एक बिंदु पर जाके मिल गया, एक बिंदु पर जाके मिल जाती है। तो एक बिंदु पर मिल गया नहीं, तो जो एक बिंदु पर मिलता है उसको कुछ बोलते हैं आपसारी। हमारे सही हो जाएगा सब। एक बिंदु पर मिलता है उसको कुछ बोलते हैं आपसारी। छोड़ देना मत, उड़ गया। एक बिंदु पर मिलता है उसको कुछ बोलते हैं आगे सारे। तो यहाँ पे एक ही बिंदु पर जाके मिल रहा तो उसको कुछ बोलेंगे अभी सारी। वही दर्पण है तो कुछ मिलेगा तो लेंस में आते हैं। लेंस में कुछ होता है, देखो ये उत्तल लेंस, कुछ है उत्तल लेंस में कुछ होता है, मुख होता है, किरण एक बिंदु पर जाके मिलता तो एक बिंदु पर मिलता है उसको कुछ बोलते हैं यहाँ पर मिल रहा है इस लेंस को कुछ बोलेंगे अभी सारी लेंस। हमारा इसको याद करना, बोलो जो याद करेगा वो तो भूलेगा करेंगे, उसको अभी सारी बोलते हैं, उसका अभी सारी खत्म। दूसरा दिन बाद ये जिसको पता रहेगा वो कहीं भूलेगा, ये तो भूले भी नहीं करेगा। समांतर ज़्यादा फोकस पे मिलता है, फोकस पे मिल रहा है अभी सारी, इसलिए इसको अक्सर कारण भी पता नहीं, सब कुछ पता भी रहेगा और कहीं भूले वो नहीं करेगा। पढ़ाई का तरीका करो पता है नहीं, खाली देख लेता है, याद करता है, नाटक रहता है रहा आप सारी मिल रहा है अभी सारी, हम याद करना है, इसको रट ले हैं। उत्तर को अभी सारी, उत्तर को आप सारी। सिंपल। अवतल लेंस में कुछ होगा, यहाँ से किरण जाता है, ये किरण फैल जाता है, ये होता है ना, ये पता है ना। बताओ ये फैलता और लगता है अवतल दर्पण का फोकस आगे नहीं होता, अवतल का फोकस नहीं होता। तो ये ना लग रहा है एक बिंदु से निकल के फैलते चल जाता, एक बिंदु से निकल के फैलते जाता है उसको आप सारे। उससे पहले प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से क्या इसका नहीं है, तो अब तुरंत बताए परावर्तन। तो ये है अपवर्तन। कुछ है सबसे पहले जानो कि प्रकाश के अपवर्तन किस प्रकार के ध्यान सुनो, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन तो देखो अपवर्तन कुछ होता है ना, अगर मीडियम अलग अलग है, माध्यम अलग अलग है, माध्यम ये माध्यम 1 है मान लो, ये माध्यम 2, ये मान लो हवा है, ये मान लो पानी मान लो, ठीक है। तो एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश धीमा चलता है वो हो जाएगा सघन, और जिसमें स्पीड होगा वो हो जाएगा। ये अपेक्षिक होता है तुलना में, किसके तुलना में कौन धीमा चल रहा है और किसके तुलना में कौन ज़्यादा स्पीड चल रहा है। तो अगर एक दूसरे के तुलना में जो धीमा रहेगा उसको बोलेंगे सघन, और जो स्पीड रहेगा उसको बोलेंगे विरल। तो हवा और पानी में कौन हो गया सघन, पानी सघन हो जाएगा। पहले माध्यम समझ में आ गया। आप सुनो नियम ये है कि अगर माध्यम अलग अलग है और प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो कोई अपवर्तन होगा, सीधे चल हवा में प्रकाश मुड़ता है, सीधे चल जाता है कि नहीं। अचानक हवा से मिल गया पानी, तो आ रहा था हवा से नहीं, प्रकाश आराम से हवा में आ रहा था सीधे, अब मिल गया पानी मिल गया तो कुछ हो गई पानी का सघन माध्यम हो गया, पानी सघन माध्यम हो गया ना। पानी का सघन हो गया, इसका अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक इसको म्यू से लिखते हैं, विरल माध्यम से ज़्यादा
तो अपूर्णांक अगर ज्यादा होता है ना तो सघन माध्यम होता है। हाँ। और सघन माध्यम में कुछ होता है, जब कोई किरण प्रकाश विरल से अगर सघन में जाता है ना तो अभिलंब से की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पे अभिलंब बना लो पहले, ये कुछ है ये एकदम याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, और ये हर जगह नियम भी लागू है कुछ कि जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जाना है। विरल से सघन में जाना है, सघन, ठीक है। तो कुछ होगा कि प्रकाश जो है ना मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। मुड़ जाता है। नहीं मतलब देखो ये प्रकाश विरल से सघन में जा रहा था, हाँ। तो ये अभिलंब की ओर कुछ हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मुड़ गया, हाँ। अभिलंब की ओर मुड़ गया ना। हाँ। अगर प्रकाश सघन से विरल, मान लो कोई पानी में से टॉर्च जला रहा है, पानी में से टॉर्च जला तो पानी में से टॉर्च जलाएगा ना तो ये अभिलंब है, तो ये ना दूर हट जाता है, कुछ हो जाता है, दूर हट जाता है। दूर हट जाता है। तो ध्यान दो, अगर सघन से विरल, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से, दूर भाग बोलो, दूर सघन से विरल में जाएगा प्रकाश तो अभिलंब से दूर भाग दो भाग रहा है ना, हाँ। तो वो कितना दूर हो गया, ये नीचे से जा रहा है ऊपर से आ रहा था, तो विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, हाँ। और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ऑब्जेक्टिव में यही देता है क्वेश्चन, अभिलंब की ओर मुड़ेगा या दूर हटेगा, क्या होगा नहीं बनेगा। तो इसको बस ध्यान से पढ़ना, जब पढ़ोगे सब क्वेश्चन रहेगा, देख के हड़बड़ा ना चले कि क्वेश्चन में कुछ कुछ अच्छा पहले पढ़ गए तब पता चलेगा ये पढ़ा हुआ है, ऑप्शन चल गया समझ, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, तो प्रकाश जब होता कुछ है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरा दूसरा माध्यम में जाता है तो अपना पथ से विचलित हो जाता है, पथ से विचलित हो जब जाता आ रहा था इस रास्ता से आ रहा था नहीं, हाँ। लेकिन देखो ऐसे ना जाके ऐसे चल गया, हाँ। ऐसे चल गया, हाँ। तो ये पथ से विचलित हो गया इतना, हाँ। तो पथ से विचलित हो जाता है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, इस घटना को क्या बोलते हैं, बोलेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। जो किरण आता है, जो आपतित होती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, हाँ। आपतित किरण किरण, और जो किरण पार होता है हाँ। दूसरा माध्यम में पार होकर जाती है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। परावर्तन किरण किसको बोलते हैं, जो लौटता था उसको बोलते हैं हाँ। परावर्तन, जो पार हो गया उसको बोलेंगे अपवर्तित, और इसको बोलेंगे अभिलंब, इसको बोलते बनेंगे अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, हो गया। अब सुनो, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, कुछ बोलते हैं आपतन कोण। वही सेम टू सेम आपतन कोण। कोण। और ये अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आर से लिखते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन, में परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन। ये अपवर्तन है तो अपवर्तन कोण हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अपवर्तन अपवर्तन कोण। कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपतन कोण और ये क्या, हाँ। अपवर्तन कोण, ठीक है। तो देखो अपवर्तन में हो गया क्लियर, हाँ। प्रकाश के अपवर्तन किसको बोलते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी पथ से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो ये फिगर है, दो में कोई वाला फिगर बना दो, याद बस ही रखना है कि विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग। दूर हो जाता है, ये याद रखना। अब सुनो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम कुछ ये यहीं पे दिखाई दे रहा है सब सब, जो परावर्तन के नियम था, कुछ था परावर्तन के नियम, बोले कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तरह के होता है, हाँ। तो इसमें भी सेम टू सेम वही आपतित किरण, अभिलंब इसमें खाली अपवर्तित कर देना है, कुछ कर देना, अपवर्तित। अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हो गया, होगा तीनों एक ही तल में होता है। तल में होता है, हो गया क्लियर। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही। तल में होता है। दूसरा नहीं आई बराबर आपतित किरण ना हाँ? आपतन कोण दूसरा अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन होता है। परावर्तन को जितना होता था आई बराबर हाँ। एरा में आई बराबर आर कैसे होगा, ये देखो इतना बड़ा, ये देखो छोटा होगा, साइन आई ये बराबर छोटा नहीं हो गया, हाँ। अभी ऐसे पार होता था ना बराबर होता दोनों, हाँ। सीधे पार हुआ नहीं ना, वो मुड़ गया, कुछ हुआ मुड़ गया तो ये कौन काम नहीं गया, हाँ। ये ना आर है, हाँ। देखो ये वाला आर है, ठीक है, तो आर का मान कम गया कि नहीं, हाँ। तो कम जाता, ठीक है। अगर विरल से सघन में जा रहा है तो अपवर्तन कोण का मान कम हो जाता, और सघन से विरल हो जाएगा तो देखो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता। नहीं ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जब किरण सघन से विरल में जा रहा तो अपवर्तन कोण के मान आपतन कोण से बढ़ जाता है कि कम जाता, बढ़ जाता है। जो दिमाग लगाओगे वही ना, अगर आटे रहेगा वैसे पूछेंगे करेंगे सब कुछ पूछा, तो देखो यहाँ पे इतना पतला से इतना चौड़ा हो गया, मतलब बढ़ गया। अब मेरा से सघन में आता है तो कम जाता है, ये सब ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो दूसरा नियम कुछ होता है, दूसरा नियम ये होता है आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तल में होता है, तो पहला नियम था। हाँ। दूसरा नियम कुछ होगा, देखो अगर हम लोग कोई विशेष रंग के प्रकाश में, कोई विशेष रंग का विशेष
कैसे लिखा था? विशेष हाँ, रंग का प्रकाश, विशेष रंग का प्रकाश। प्रकाश। यदि विशेष कोई विशेष रंग का प्रकाश होना चाहिए, जैसे या तो लाल हो या तो हरा हो या तो नीला हो, कोई एक विशेष रंग वाला एक रंग वाला प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। और तो उसके लिए कुछ होता है आपतन कोण का जया, मतलब जया लेते हैं, कुछ लेते हैं आपतन कोण का आपतन जया। कोण का जया, कौन का जया। जया, जया मतलब होता है साइन, कथी साइन। तथा अपवर्तन कोण का जया, अपवर्तन कोण का जया, इसका मतलब साइन हुआ का अनुपात, का अनुपात अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। बराबर होता है। न समझ में आया? हाँ, साइन आई बराबर, साइन देखो, आई बराबर। इसको निकाल कर चेक कर लेते हैं। देखो होता ये है, ये कुछ था अभिराम था, यहाँ से किया हमारा, हाँ, ये आपतन कोण है आई, हाँ, आई अपवर्तन कोण है आर। हाँ, तो इसका ज्या और इसका ज्या का अनुपात निकाल, ज्या मैंने कुछ साइन, साइन। हिंदी में बोल रहे हैं ज्या, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो हम साइन बोलते हैं, ठीक है। इसका साइन मैंने साइन आई हाँ, और इसका साइन मतलब साइन आ, हाँ, इसका अनुपात मैंने बट्टा एक नियतांक के बराबर होता है, मैंने कांस्टेंट होता है जिसको हम न्यू बोलते हैं। हाँ। तो इसको लिख देंगे एक नियतांक, कुछ होता है एक नियतांक नियतांक के बराबर होता है। एक नियतांक के बराबर होता है। नहीं तो यही हो गया, आपतन कोण का गया अपवर्तन कोण का गया एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। चलो तो ये तो इसी को बोलते हैं स्नेल के नियम, कुछ बोलते हैं स्नेल के नियम। स्नेल के नियम। नियम, ठीक। स्नेल के नियम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा स्नेल के नियम क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक को यही लिख देगा, हाँ, न्यू लिख देगा, अपवर्तनांक लिख देगा। नहीं तो अपवर्तनांक भी होता है कुछ कांस्टेंट हो जाता है, साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। तो स्नेल के नियम किसको बोलते हैं? साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक के बराबर होता है, इसको बोलते हैं। अब मैं लिखा नहीं एन बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो हुआ दूसरा नियम यार। अपवर्तन का दूसरा नियम कुछ बोलते हैं दूसरा नियम कुछ होता है आपतन कोण का जया तथा अपवर्तन कोण का जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। क्या इसके लिए एक विशेष रंग होना चाहिए? नहीं, मतलब एक विशेष प्रकार के रंग होना चाहिए, जो नहीं तो मूल रूप से बोला कर याद रखना, ठीक है। लिखा जाएगा हो जाएगा। चलो ये कंप्लीट है, यहाँ तक ये क्वेश्चन देखो इतना पहले कंप्लीट कर लेना, इतना ही कंप्लीट कर लेने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना कम से कम कर लेना, ठीक है। 13 नंबर कह रहा है पानी में सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? पानी में सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नहीं, पानी में जो सिक्का है उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो जब भी एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कुछ करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, पानी एक बना देंगे, नहीं पानी में रख देंगे सिक्का को, ये मान लो पानी है, इसमें डब्बा में और पानी में रखा हुआ है कुछ सिक्का, ठीक है। अब देखो होता कुछ है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले फिगर बनाना और थोड़ा सा लिख देना, दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से किरण आता है तब तो हमको दिखता नहीं, किरण आ रहा है कहाँ से? सिक्का से, तो सिक्का से मान लो किरण आ रहा है, सिक्का से किरण आ रहा है, ठीक है। तो किरण जब सिक्का से आ रहा होगा तो जैसे पानी से हवा में जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, पानी सघन हो गया, पानी को चल गया सघन और हवा को चल गया विरल। तो जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाता है ना, तो प्रकाश अविलंब से दूर हटता है। सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है, और विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है, ठीक है, कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वह अविलंब से दूर हटता है कि अविलंब की ओर मुड़ता है? ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन हमारे कि जब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है, और विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है। यही कारण से सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। देखो यहाँ पे जब यहाँ से दो प्रकाश जाता है, ये देखो पानी से जैसे हवा में निकलना रहता है, ठीक है, तो अविलंब तो 90 डिग्री पर बनता है इस तरीके से सीधे। अब ये किरण जा रहा था, नहीं जैसे ही किरण जा रहा था और पानी से जैसे हवा में निकलेगा, तो हवा में निकलेगा तो यहाँ तो सीधे निकलना चाहिए, नहीं, लेकिन सीधे नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा बोलो? तो सघन से विरल में जा रहा, पानी से हवा में जा रहा, तो ये दूर हटेगा। सघन कुछ होता है जब प्रकाश धीरे चलता है, विरल कौन होता है जब प्रकाश तेजी से चलता है। यहाँ पे सघन पानी हो जाएगा, तो पानी से हवा में जाने के कारण ना ये प्रकाश ना दूर हटेगा, ये अविलंब में इससे दूर हटेगा, मतलब इस तरीका से जाएगा कि नहीं? यहाँ से जाना चाहता लेकिन यहाँ से ना जाके दूर हट के इधर से जाएगा। ये किरण भी देखो जाना चाहे तो इस रास्ता से, लेकिन इस रास्ता से ना जाके किरण जाएगा, दूर हट जाएगा, और दूर हट के इस तरीके से जाएगा। नहीं, अब हम यहाँ देखो ये सिक्का से जो किरण आ रहा है यहाँ पे जा रहा, तो हमको देखने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पर हमारा आँख है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कोई भी वस्तु कहाँ दिखता है ना, जहाँ से वो आता है
तो आपको लगेगा ना कि पीछे यहाँ से आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिलेगा वहाँ से लगेगा नहीं, तो ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ से आ रहा है, पीछे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है नहीं, क्योंकि ये तो मुड़ गया था ना, मुड़ने के कारण एकदम सीधे में अगर मिला है तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। मान लो कि एक ही जगह पर सिक्का रखा था तो हमको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, इसको नाम दे देते हैं ए डैश। नहीं, ऐसा क्यों लगा, तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो प्रकाश मुड़ गया, जिसके कारण ऊपर से आता हुआ प्रतीत होता, इसलिए सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता। हम बोलेंगे कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता, क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन के कारण जब प्रकाश साधन माध्यम से मिलन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, नहीं, जिसके कारण कुछ ऊपर से आता हुआ प्रतीत होता। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब सिक्का पानी होता है तो सिक्का से आने वाली किरण, सिक्का ए से आने वाली किरण जब पानी से हवा में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण हमें कुछ ऊपर ए डैश से आता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए हमें लगता है कि सिक्का कहाँ पर है, ए पर। यहाँ पे सिक्का न देके अगर ऐसा भी देते क्वेश्चन कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है, क्यों, तो पानी से भरी बाल्टी अगर भारी पानी से भरा हुआ है बाल्टी, इसका गहराई कम मालूम पड़ता है। ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन कारण। इसको भी हम बोलेंगे कि मान लो कि पेंदी से आ रहा है किरण, कहाँ से आ रहा, पेंदी, बाल्टी की पेंदी से किरण आ रहा, तो जो पेंदी से किरण आ रहा है पानी से जब हवा में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता, अभिलंब से दूर हटने के कारण ये कुछ ऊपर से आता हुआ प्रतीत होता है यहाँ से, तो जहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा वहीं बनने लगेगा कि बाल्टी की पेंदी है, लगेगा। तो इसलिए देखो लगता है कि बाल्टी छोटा हो गया, नहीं, क्योंकि मुड़ने के कारण हमको ऊपर से आता हुआ प्रतीत होता। और मछली भी अगर मान लो पानी में यहाँ पर है तो ये भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता, छड़ी है जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता, नहीं, तो कुछ भी अगर पूछेगा तो ये सिर्फ इसी के कारण होता, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब साधन माध्यम से मिलन माध्यम में प्रकाश जाता है तो दूर हट जाता है, जिसके कारण ऊपर से आता हुआ प्रतीत होता, इसीलिए ये सब ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता। नहीं, जो यही पूछ सकता है या तो बोलेगा ये है कि बताओ कि पानी में रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होता, तो इसको भी यही बोलेंगे कि ये पानी है, इसमें अगर छड़ी है, ठीक है, इस तरीके से पूछे छड़ी है, तिरछे अगर छड़ी डाला हुआ है तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि इसका मुंदी से जो किरण आ रहा होगा ये भी कुछ हुआ तो ये तिरछे चल गया होगा, अभिलंब से दूर हट गया होगा जब पानी से हवा में गया होगा। अब यहाँ दूर हटने के कारण ना ये कहीं ऊपर मिल जाता है, यहीं पे मिल जाता है, यहीं पे ऊपर से आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो मुंदी है ना, मुंदी आता हुआ तो यहाँ से प्रतीत हो रहा नहीं, तो इसलिए मुंदी यहाँ पर दिखाई देता नहीं, तो इस तरीक़ा से ये छड़ी इस तरीक़े से निर्माण हो जाता है छड़ी का। नहीं लगता है कि ऐसे यहाँ पर आया, यहाँ से तिरछे हो गया, नहीं लग रहा, तो हम बोलेंगे कि छड़ी के जो सिरा है ये यहाँ से आने वाली किरण जब पानी से हवा में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण ए डैश से आता हुआ प्रतीत होता है, और इस तरीक़े से हमें छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता नहीं, क्योंकि जब साधन से मिलन हो जाता है तो अभिलंब से प्रकाश दूर हो जाता है। इस टाइप के अपना भाषा में कुछ भी लिख दो, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये अपना भाषा में कुछ भी लिख देना, मतलब खाली सबसे पहले कुछ कहना, जैसे छड़ी वाला पूछे तो ये वाला फिगर बना देना तुम अच्छा से। उसके बाद अगर सिक्का उठा हुआ है तो फिगर सबसे ज़्यादा जरूरी, ठीक है, अगर फिगर साफ सुथरा बना हुआ है सबसे पहले फिगर बनाओ और उसके बाद नीचे देख के लिख देना। नहीं, बस इसी में देखना कि ऐसे आने वाली किरण जब पानी से हवा में जाता तो अभिलंब से दूर हट जाता है, जिसके कारण ए डैश से आता हुआ प्रतीत होता, इसलिए छड़ी ऊपर उठा हुआ दिखता। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता नहीं। ये देख के बना देना, ये देख के बना देना, नहीं तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, भारी है हो जाएगा। चलो हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अपवर्तनांक का परिभाषा लिखे, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है, इसका क्या अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन का इनका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में इससे आ सकता है, ठीक है, तो इसको सब पढ़ लेना अच्छा सा। अगला 13 नंबर हो गया, 14 नंबर में कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा क्या अपवर्तनांक की परिभाषा लिखे, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है, इसका क्या अर्थ है। अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसको एन से लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं, नहीं, ये कुछ होता निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बता माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है उसको लिखते हैं सी से, और माध्यम में प्रकाश की चाल होता है उसको लिखते हैं भी से। तो देखो इसका मतलब ये अपवर्तनांक कहना ये चाह रहा है कि किसी भी जो प्रकाश का चाल है वो माध्यम में कितना स्पीड है, कौन सा माध्यम कितना स्पीड है, मतलब अपवर्तनांक से आपको ये पता चलेगा कि माध्यम में चाल कितना है।
क्योंकि देखो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो कितना होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, नहीं ये इतना होता है, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, ये कभी बदलेगा, ये एकदम फिक्स हो गया कि उतना ही रहेगा। अब देखो ये बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल है और इधर कुछ अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक को बढ़ने या घटने से माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगा या घटेगा। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका माध्यम में प्रकाश की चाल उतना कम होगा, नहीं क्योंकि फॉर्मूला कुछ हो गया n बराबर c/v। नहीं हम डिफरेंशियल कैसे बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। नहीं अपवर्तनांक को n से लिखते हैं तो n बराबर हो जाएगा c/v। c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कांस्टेंट होता है, कम बदलता। अब हमको ये बताओ कि ये तो बदलेगा नहीं, रुका हुआ। अब जो भी बदलेगा तो यही तो बदलेगा ना। अगर n बढ़ाएंगे तो v घट जाएगा, नहीं n का मान बढ़ाने के लिए v को घटाना पड़ेगा और n घटने के लिए v का मान बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी कुछ होगा, घटेगा, और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। मतलब निर्भर कर रहा है n और v। नहीं n जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, v का। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अपवर्तनांक होता है वो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का कुछ होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। नहीं अगर अपवर्तनांक बढ़ा देंगे ना, ज़्यादा करते जाएंगे तो चाल उसका कमते जाएगा, अपवर्तनांक कम करते जाएंगे तो चाल कम जाएगा, चाल बढ़ जाएगा। कोई बोलेगा कि देखो पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है कि हवा का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो हवा का अपवर्तनांक ज़्यादा है जिसके कारण इसमें प्रकाश की चाल, हवा का अपवर्तनांक ज़्यादा नहीं है। जब अपवर्तनांक किसका ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है पानी का, और हवा का अपवर्तनांक कुछ होता है कम होता है पानी की तुलना में। नहीं इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक ज़्यादा है तो इसमें जो चाल है वो कम जाएगा, और इसमें इसका अपवर्तनांक कम है मतलब इसका जो चाल है वो बढ़ जाएगा। तो हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इसका अपवर्तनांक कम होता है। पानी में प्रकाश की चाल कम होता है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक जो है हवा से ज़्यादा होता है। इसी तरीक़े से बहुत सारा माध्यम है। इसी तरीक़े से हीरा का अपवर्तनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। जितना भी माध्यम है, पानी, तेल, केरोसिन और या जो भी है बर्फ, सभी माध्यम से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो किसका होता है, हीरा का होता है। तो आपको ये बताओ सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक अगर हीरा का तो सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगा, हीरा में होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा कम होगा प्रकाश की चाल। मतलब सबसे धीरा चलता है प्रकाश किसमें, तो हीरा में, ठीक है। क्यों चलता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा सिर्फ। तो यही ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अपवर्तनांक ज़्यादा होने से प्रकाश की चाल कम जाता है, प्रकाश की चाल ज़्यादा कम है इसका मतलब उसमें अपवर्तनांक उसका सबसे ज़्यादा। तो यही कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 2.42 होता है, इसका अर्थ क्या है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका अर्थ ये है कि हीरा का अपवर्तनांक जो है वो सभी माध्यम से सबसे ज़्यादा है, सभी माध्यम से सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रकाश की चाल सभी माध्यम से कम है। अभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अपवर्तनांक किसे बोलते हैं, तो निर्वात प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अब अपवर्तनांक कहते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका अर्थ यह है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता जिसके कारण इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखा जाएगा। चलो तो इसके आगे क्वेश्चन 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता क्या है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। लेंस की क्षमता नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 में लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। लेंस की क्षमता का क्या होता है, तो लेंस की क्षमता होता है ना, लेंस ये बताता है कि कोई भी किरण को कौन कितना मोड़ रहा है, कौन कितना, ठीक है। जो ज़्यादा मोड़ दे रहा है इसका मतलब उसका क्षमता ज़्यादा, उसका पावर ज़्यादा। लेंस की क्षमता मतलब पावर, लेंस की पावर किसका ज़्यादा। अब बताओ एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, जो किरण जो जा रहा है ना इसको एकदम बहुत दूर पे ले जाकर मिला रहा है, इसमें किसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा पावर इसका होगा। ये यहीं पे सबको मिला दे रहा है, ये दूर पे मिला रहा है, इसका मतलब इसका फोकस जहाँ पे मिलाता है वही होता है उसका फोकस। इसका फोकस यहाँ हो गया, इसका फोकस यहाँ, इसका फोकस दूरी देखो बहुत कम है, इसका फोकस दूरी बहुत ज़्यादा है। फोकस दूरी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब लेंस की क्षमता बहुत कम है, तब तो बहुत दूर पर ले जाकर मिला रहा है। और इसमें फोकस दूरी बहुत कम है मतलब लेंस की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तब तो यहीं पे मिला दे रहा। इसका मतलब लेंस की क्षमता को लिखते हैं P से लिखते हैं और फोकस दूरी को लिखते हैं F से। P और F में जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब P बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/F होता है। मतलब वही बात आया कि अगर फोकस दूरी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब उसका क्षमता बहुत कम है,
फोकस दूरी ज़्यादा है मतलब क्षमता बहुत कम है, फोकस दूरी कम है इसका मतलब क्षमता बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उल्टा व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा क्षमता ज़्यादा होगा, जिसका फोकस दूरी कम हो जाएगा, क्षमता कम रहेगा तो इसका मतलब उसका फोकस दूरी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जो लेंस की क्षमता होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। तो हम बोल सकते हैं लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, व्युत्क्रम से मापी जाती है, ठीक है। लेंस की क्षमता P को फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। इसका जो मात्रक होता है, इसका ये सही मात्रक होता है, ये सही मात्रक होता डाईऑप्टर, इसको लिखते हैं DC। अब व्यक्ति में पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक कुछ होता, तो लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता डाईऑप्टर। इसको और कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो फोकस दूरी होता है ना ये मीटर में रहता है, क्योंकि दूरी को मीटर में नापेंगे, नहीं तो मीटर में नापेंगे तो अगर मीटर में लिखें तो 1/, और 1 मीटर हो जाएगा तो मीटर, यानी इसका ये सही मात्रक है और हो जाएगा 1/मीटर। 1/मीटर को अगर सीधा करें तो मीटर के 1 है पावर, अगर सीधा करेंगे तो कुछ हो जाएगा मीटर के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि बटा में था 1 तो सीधा करेंगे तो हो जाएगा -1, यानी क्षमता का एक और ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कुछ मीटर -1, मीटर के पावर -1 एगो कुछ होता डाईऑप्टर। मतलब हम लिख सकते हैं कि क्षमता का ऐसा ही मात्रक एक डाईऑप्टर होता जो कि मीटर 1 के बराबर होता, यानी 1 मीटर के पावर -1। इन दोनों में रिलेशन होता। बोलेंगे ये जो लेंस की क्षमता होता है हमेशा मीटर में होता है, हमेशा उसको सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, क्षमता को हमेशा पहले कुछ में मीटर में बदल देंगे। जो मीटर में होता है वही डाईऑप्टर होता है। 1 मीटर को कुछ बोलते हैं, 1 पर मीटर को बोलते हैं डाईऑप्टर, D। मतलब D को हम लिख सकते हैं मीटर के पावर -1, ये दोनों बराबर है। तो आप व्यक्ति में पूछ सकता है तो ये लिख सकते हैं, या तो मीटर के पावर 1 होगा इसका मात्रक, या तो फिर डाईऑप्टर होगा, D होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो फार्मूला होता है P बराबर कुछ होता है 1/8। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ कि एक लेंस की क्षमता ज्ञात करें, जिसका फोकस दूरी 5 डाईऑप्टर है, फोकस दूरी 5 डाईऑप्टर है। और देखो ये प्लस माइनस के साथ बोलेगा, प्लस माइनस के साथ, मतलब अगर प्लस में बोल रहा है फोकस दूरी तो प्लस का मतलब इधर है फोकस, ठीक है। प्लस में बोल रहा है मतलब कि इधर पट्टी है, दायां साइड है, दायां साइड किसका होता है तो उत्तल लेंस का। तो अगर प्लस में बोल रहा है ना इसका मतलब समझ जाना कि अगर दायां साइड वाला फोकस बोल रहा है यानी उत्तल लेंस का फोकस बोल रहा है। नहीं अगर प्लस 5 सेंटीमीटर बोल दिया समझ जाना कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में कुछ होता है तो अवतल लेंस में होता है इधर बायां साइड, इसका फोकस होता है बायां साइड। तो अवतल लेंस में जो भी बोलेगा तो इधर वाला बोलेगा वो माइनस में बोलेगा, क्योंकि बायां साइड वाला माइनस में होता है। तो अगर बोल दिया कि एक लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया 5 सेंटीमीटर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो उत्तर 5 मीटर दे दिया, 5 मीटर, ठीक है। तो उत्तल लेंस बोल रहा, ठीक है, तो उत्तल लेंस बोल रहा है, इसका मतलब उत्तल लेंस में क्या नहीं रहता है फोकस, दायां साइड रहता है। तो इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे तो कुछ लिखेंगे प्लस 5 मीटर, ठीक है। अगर यही बोल देता कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जब लिखते हैं तो अवतल लेंस के बाएं साइड होता है, बाएं साइड है तो इसको लिखेंगे माइनस में -5 मीटर। अब बोले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसका क्षमता ज्ञात करें। तो क्षमता बराबर सिंपल P बराबर 1/8, 1/8 का मतलब 5 दिया हुआ है, यानी 1/5 इसका कुछ हो गया, क्षमता हो गया। तो ये मीटर में है ना, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, या फिर मीटर में है तो 1/5 इसको पॉइंट में बदल दो, सेंटीमीटर में क्या बदलेंगे। ये 5 मीटर है, मीटर में नीचे गया, ठीक है, मीटर में रहता है तब हम डाईऑप्टर में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको बदलना नहीं है, मीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में रहता है तब बदलते मीटर में, ठीक है, ताकि डाईऑप्टर जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भागा दो, भागा देने में कितना आ जाएगा 0.2, 0.1 में 5 से भागा देंगे तो 0.2 आएगा, और इसको डाईऑप्टर लिख सकते हैं, यानी इसका क्षमता कितना हो गया, इसका क्षमता हो गया 0.2 डाईऑप्टर। और ये भी प्लस में हुआ, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस प्लस में था। यही बोलेगा अवतल लेंस का फोकस दूरी 5 मीटर है तो फोकस दूरी अवतल लेंस का नहीं, इसलिए माइनस में लिखेंगे। अब इसका क्षमता निकाल के आएगा तो P बराबर सिंपल 1/f करेंगे, नहीं 1/f का मान कितना -5 है ना। अब इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 डाईऑप्टर, माइनस में माइनस था तो माइनस में हो गया। माइनस ही बता रहा है कि कौन सा किसका क्षमता, तो अवतल लेंस का, किसका माइनस ही बता रहा है, 0.2 डाईऑप्टर इसका क्षमता, नहीं इस लेंस का क्षमता कितना है 0.2 डाईऑप्टर। तो ये 2 नंबर में भी पूछ सकता फॉर्मूला लगा के, या फिर 1 नंबर में पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता ज्ञात करें। तो 5 मीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा ना तो पहले मीटर में बदल लेना, ठीक है, तब बनाना, क्या कि हमेशा ये डाईऑप्टर जो होता है हमेशा कुछ नहीं होता मीटर में। जैसे देखो कोई आया कहा देगा कि एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, कितना 50 सेंटीमीटर है। अब कौन लेंस की क्षमता निकालना,
तो पहले लेंस की फोकस दूरी बोला है तो ये भी लिखा रहेगा उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ठीक है। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे और अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे कुछ में प्लस में, बोलेगा कि इसका क्षमता क्या करें। तो सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ सेंटीमीटर में, इसको पहले मीटर में बदल लो, या तो अगर अभी नहीं मीटर में बदलना तो आगे जाके बदलना, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि सेंटीमीटर में नहीं रहना चाहिए, कुछ में रहना चाहिए मीटर में। तो पी बराबर फॉर्मूला लिखना है 1 कुछ होता एफ होता, तो 1/f का मान कितना है 50 नहीं, लेकिन ये कुछ में था सेंटीमीटर में था, मीटर में तो बदले नहीं। अगर यहाँ नहीं बदले तो यहाँ बदले पड़ेगा, कहीं ना कहीं मीटर में बदल लो, तो यहाँ बदल लो, यहाँ बदलने का कुछ करेंगे, यहाँ अगर बदल रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे, यहाँ बदल रहे हैं तो 100 से गुना, और अगर यहाँ बदलते तो कुछ करते 100 से भागा नहीं, कहा कि सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 100 से भागा दे देंगे, 100 से भागा दे देंगे, नहीं 5 यानी 1/2 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर बराबर आधे मीटर में होता है 0.5 मीटर, तो यहाँ पर पहले या तो 0.5 मीटर बदल के यहाँ पे कर दो काम, ठीक है। या फिर अगर वहाँ नहीं बदले हैं, फॉर्मूला में अगर ला रहे हैं तो फॉर्मूला में यहाँ पे बदलेंगे, यहाँ पे 100 से गुना काहे होता है, ऐसे देखो 50 सेंटीमीटर था ना, इसको मीटर में बदलना 100 से भागा देना पड़ेगा, 100 से भागा दिए। अब इस 100 नीचे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ऊपर जाके गुना हो गया तो कुछ हो गया, पी बराबर 100 ऊपर चल जाएगा 100/50 यानी 50 गुना यानी 2 डायोप्टर, कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो जब भी सेंटीमीटर में देगा तो ये एकदम बहुत ध्यान से देखना है, बहुत गड़बड़ा जाता है। नहीं कोई अगर दे दिया कि बताओ एक फोकस दूरी है, अवतल लेंस का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन अवतल लेंस लिए माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब पी बराबर निकाल दो, पी बराबर कुछ होता है 1/f, तो 1/-5 करेंगे। अब ध्यान दो कि सेंटीमीटर में नहीं, मीटर बदला, इसको कुछ करेंगे 100 से भागा, तो नीचे 100 से भागा दे देंगे। अब ये नीचे से कहाँ चल जाता, ऊपर चल जाता, नहीं तो 100 कुछ हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस में काट दो 20, नहीं तो -20 डायोप्टर, -20 डायोप्टर आ गया। तो ये ध्यान रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो या तो यहाँ बदल दो या तो यहाँ बदल दो, जहाँ बदली वहाँ बदलना जरूरी। सेंटीमीटर से मीटर बदलना कुछ करते हैं 100 से भागा, और मीटर रहेगा तो सेंटीमीटर बदलते हैं तब गुना, तो सेंटीमीटर से मीटर बदलना 100 से भागा। क्लियर है। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक लेंस की क्षमता होगा, क्यों पूछेगा कि एक लेंस की क्षमता है +1 डायोप्टर, एक लेंस की क्षमता है +1 डायोप्टर, या बोल देगा कि एक लेंस की क्षमता है 0.5 डायोप्टर, तो उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो सिंपल देखो P बराबर 1/f होता है, तो एक यहाँ आएगा P यहाँ आएगा, तो एक बराबर तो हो जाएगा 1/p होगा, तो इसका मतलब कुछ हुआ P का मान कितना दिया हुआ है 0.5, प्लस में दिया हुआ है मतलब कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, माइनस रहता तो अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ डाईऑप्टर में पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, यानी कट के कितना आ रहा 2 नहीं 0.5 था, 1/0.5 हो गया, 2 आ गया, 2 आया तो कुछ हुआ मीटर -1 में, नहीं 2 मीटर हो गया, कट हो गया 2 मीटर, नहीं देखो ये कितना इसका आ गया फोकस दूरी 2 मीटर। अगर यही बोलता कि किसी लेंस की क्षमता है कितना 2 डायोप्टर, लेंस की क्षमता माइनस में, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। एफ निकालना तो f बराबर 1/p करेंगे, 1/-2 करेंगे, ये डायोप्टर है, नहीं अच्छा डायोप्टर, तो यहाँ पे मीटर -1 होगा, मीटर -1 होगा, डायोप्टर का मतलब वही होता है मीटर -1। तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में हम बदलना चाह रहे हैं, किसको बदलना चाह रहे हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे कुछ करेंगे 100 से गुना, नहीं यानी इसका आंसर कितना आएगा, सेकंड होता है, इसका आंसर आएगा -1/2 डायोप्टर, 1/2 का मतलब कितना होगा 0.5 डायोप्टर, फोकस ना है डायोप्टर 0.5 मीटर, कितना आएगा फोकस से दूरी का मतलब मीटर ना होता है, क्षमता के लिए डायोप्टर देते हैं। यहाँ पे कुछ आ रहा है 2 से भागा देखिए 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का मतलब कितना होता 50 सेंटीमीटर, नहीं 0.5 मीटर कितना होता 50 सेंटीमीटर, नहीं तो देखो तो मीटर से बताओ ना 2 मीटर है, अगर सेंटीमीटर में आंसर दे रहा है तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर हो रहा है, पॉइंट में बदल देना डायरेक्ट, नहीं तो बदलते हैं ना, वो कुछ मिला था मीटर में रहता है, अगर आंसर सेंटीमीटर में दे रहा तो सेंटीमीटर में बदल देंगे, कैसे बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, नहीं यहाँ पे चलो। तो बताओ यहाँ इतना क्लियर हो गया, लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं, तो लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है, या फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, जिसका एबॉव मात्रक होता है मीटर पर -1, ठीक है, मीटर के पावर -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ज़्यादा फोकस दूरी है इसका मतलब उसका क्षमता कम है, ज़्यादा फोकस दूरी कम है इसका मतलब उसका क्षमता ज़्यादा है। कैसे कैसे घुरा घुरा के क्वेश्चन पूछेगा, ये समझ में आ गया, एकदम इम्पोर्टेंट है, नहीं इसको बार बार देखो, लेकिन अब क्लियर है, थोड़ा स्पीड करके देखो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा।
सीधा ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, 2 नंबर में भी देगा बनावेला, 1 नंबर में तो रहबे करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है लेंस की क्षमता। चलो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, पार्श्व विस्थापन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरा पार्श्व विस्थापन क्या? पार्श्विक विस्थापन क्या? नहीं, तो पार्श्विक विस्थापन क्या है बताओ? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, पार्श्विक विस्थापन माने पार्श्विक रूप से विस्थापित हो जाता है। जैसे देखो, मान लो कि ये किरण आ रहा है, ठीक है, सीधे किरण पार हो रहा होगा हवा में, हवा में जा रहा है तो सीधे पार हो रहा होगा, सीधे जा रहा होगा, कोई इधर उधर मुड़ नहीं रहा होगा। ठीक है, हम एगो काम करते हैं, ध्यान से सुनो, ये किरण एकदम सीधे आ रहा नहीं, इसी के बीच में वो इतना मोटा ले जाके शीशा रख देते हैं, कांच के आयतकार सीढ़ी। ठीक है, कांच के आयतकार सीढ़ी रख देते हैं। मान लो ये शीशा, ठीक है, ये कुछ कांच, ठीक है, और ऊपर कुछ था हवा। तो अभी ध्यान सुनो कि जब कांच नहीं था तो ये किरण सीधे जा रहा था, सीधे जा रहा था ना। अब एगो काम करो कि बीच में ले जा के रख दें कांच, तो भी कांच सीधे जाएगा, तो भी किरण सीधे जाएगा। अब देखो कहाँ कहाँ पे दिक्कत होगा। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, होगा ये कि देखो कि हवा था, हवा से जा रहा है कांच में, हवा से जा रहा, तो हवा हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो हम जानते हैं कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रहेगा, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। मिट्टी में पूछेगा जरूर। तो यहाँ पे देखो अभिलंब अगर हम बनाते हैं अभिलंब इस तरीके से, तो ये अभिलंब है 90 डिग्री पर, है ना। अब ये किरण कुछ हुआ, जब ये शीशा नहीं था तब ये ऐसे गया था, नहीं इसको डॉलर से कर देते हैं। ठीक है, जब शीशा नहीं था तो कैसे गया था? ऐसे। लेकिन शीशा आवे कारण ये हल्का मुड़ गया, तो जो गया ऐसे ना जाके नीचे मुड़ गया, इस तरीके से मुड़ के गया। ठीक है, ऐसे गया। ठीक, ये किरण जो जा रहा था वो आ रहा था इस तरीके से, लेकिन शीशा में जाए के कारण ये मुड़ गया, कुछ हुआ मुड़ गया, इस तरीके से मुड़ गया। अब मुड़ गया तो यहाँ पर भी अभिलंब बनेगा, यहाँ पर भी अभिलंब बना नहीं, तो यहाँ पर भी अभिलंब हुआ। आप कुछ हुआ से ध्यान से सुनो, ये किरण हवा से कांच में गया, कांच में जाने के कारण मुड़ गया। ठीक है, और मुड़ने के बाद फिर देखो आप कुछ हो रहा है, आप सघन से विरल में जा रहा है, फिर तो हवा मिल गया ना, हवा मिल गया, तो आप सघन से विरल में जा रहा, सघन से विरल में जाए के कारण बात कुछ होता है, अभिलंब से दूर हटता। तो अब ये यहाँ से आ रहा था ना, तो आप देखो जाना चाहता था इसी से ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके ना हल्का कुछ हो जाएगा, ये जाना चाहता है इस तरीके से, लेकिन वैसे नहीं जाके कैसे जाएगा, ये हल्का अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से, तो देखो इस तरीके से अभिलंब से दूर हट के जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट गया। देखो कुछ हुआ, ये किरण आ रहा था, पहले तो शीशा उससे कुछ नहीं था तो सीधे निकल गया। ठीक है, सीधे, लेकिन जैसे बीच में शीशा डाल दिए तो अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण ना ये प्रकाश मुड़ गया, इधर कुछ हुआ बायां साइड ये मुड़ा, फिर विरल से सघन से विरल में जाना था तो फिर दूर हट गया। इस तरीके से आप जो किरण है वो यहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा? किरण आ रहा था इस रास्ता से, लेकिन इस रास्ता से ना आ रहा, विचलित होकर विस्थापित होकर कहाँ से आ रहा? यहाँ से आ रहा। मतलब आप हमको अगर जो वस्तु यहाँ पर था ना, शीशा नहीं रहने के कारण यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखेंगे तभी वाला दिखाई देगा नहीं। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है यहाँ पे रखा हुआ, तो शीशा नहीं था ना, तब हम यहाँ से देखते तब दिखाई देता, क्योंकि इस रास्ता में किरण आ रहा। लेकिन जैसे इतना मोटा शीशा ले जाके रखें तो ये विस्थापित हो गया, किरण कुछ हो गया, यहाँ से आने वाला किरण अब यहाँ से ना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। अब हमको यहाँ से विस्थापित करने पड़ेगा आँख को, अब यहाँ से देखेंगे तब हमको दिखाए, अब यहाँ से देखेंगे तब हमको दिखाई देगा नहीं। तो कितना दूरी बढ़ गया? ये दूरी बढ़ गया कि नहीं? इतना विस्थापित हो गया नहीं, शीशा के अलावा से इतना विस्थापित हो गया, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन नहीं, हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण, यही बोलना था आपतित किरण, इसको कौन किरण बोलेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण यही बोलना है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और ये कुछ है, ये अपवर्तित किरण, ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो आयतकार कांच के सीढ़ी के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आ रही बता। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला फिगर बना देना। ठीक है, और पार्श्विक विस्थापन बोलेगा तब हम ये बोलेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी, लंबवत दूरी 90 डिग्री पर होना चाहिए, 90 डिग्री पर लंबवत दूरी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों के बीच जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है, इसी को कुछ बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। कितना सिंपल है नहीं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है,
ये निर्भर करता है कांच के सिल्ली की मोटाई पर। अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो ज़्यादा दूरी होगा, नहीं इसका विस्थापन ज़्यादा होगा। और निर्भर करता है आपतन कोण पर, आई पर। अगर ये ज़्यादा एने से भेजते हैं, ठीक है, तो ये भी निकलता, देखो ज़्यादा इधर से आता नहीं तो इसका दूरी बढ़ जाता कि नहीं। तो अगर आई के मान बढ़ावेंगे तो पार्श्व विस्थापन बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर कांच के आयताकार सिल्ली को बढ़ानी है तो भी पार्श्व विस्थापन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्श्व विस्थापन निर्भर करता है कुछ पर, तो कांच की मोटाई पर और आपतन कोण पर। ये भी पूछ सकता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो कांच की मोटाई पर निर्भर करता है और आपतन कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। हो गया। पार्श्व विस्थापन किसको बोलते हैं? आपतित किरण और निर्वात किरण बीच लंबा दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ये निर्भर करता है कांच की मोटाई पर और आपतन कोण पर। कांच की मोटाई आपतन कोण बढ़ने से पार्श्व विस्थापन बढ़ता है ना। सिंपल हो गया। चलो तो अगला क्वेश्चन पूछिए। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर, गर्म पानी में डूबी लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देता है? तो अभी तुरंत बताएं ना। 12 नंबर 13 नंबर बता रहे थे क्वेश्चन उसी में बताते हैं कि लकड़ी पानी में डूबा होता है तो मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये बता दिए हैं। उसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर 18 और 19, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण का चीज होता है, क्रांतिक कोण, ठीक है। और उसके बाद 19 में बोल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये दोनों देखो क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है, हो सकता है पूछ दे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछता है, ठीक है। और हीरा क्यों चमकता है ये भी पूछता है, तो हीरा किसके कारण चमकता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल बोलते हैं क्रांति कोण को, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। कुछ होता है ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं। देखो हम अपवर्तन में हम लोग को पता है कि जब किरण सघन से विलन में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो मान लो कि सघन माध्यम है, सघन माध्यम में मान लो पानी है, ठीक है, और ऊपर हवा जो कि विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक है। अब सुनो, ये कुछ है ना, ऊपर हवा था और नीचे कुछ है पानी, ठीक है। बीच में बांटे वाला ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं अभिलंब। ये अभिलंब है, 90 डिग्री पर अभिलंब होता है, ठीक है। अब वो काम करते हैं, एक किरण को यहाँ से भेजते हैं, सघन माध्यम से भेजते हैं, सघन माध्यम से। तो सघन माध्यम से मान लो अगर हम किरण भेज रहे हैं, ठीक है, तो जब ये जाएगा कहाँ? हवा में, पानी से हवा में, तो होगा कुछ अभिलंब से दूर हटता है। जाते हैं ना कि सघन से विलन में जाता है तो ये अभिलंब से दूर हटता है। तो ये अभिलंब से मान लो कि दूर हट गया, इस तरीके से चल गया, नहीं दूर हटा कि नहीं, जाना चाहते इस रास्ता से लेकिन चला गया इधर, दूर हट गया नहीं। इसको बोलते हैं आपतन कोण आई और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर, बोलते हैं कि नहीं, आई आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखें, इस किरण को ना थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, किरण को ऊपर उठा देते हैं। तो किरण को खींच के मान लो यहाँ से भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं? यहाँ से। अब बताओ, जब किरण हम यहाँ से भेजे थे, किरण जब हम यहाँ से भेजे थे, ठीक है, तो यहाँ से गया, ठीक। अगर हम किरण यहाँ से भेजेंगे तो बताओ अभिलंब से दूर हटेगा, हटेगा ना। तो ये अभिलंब यहाँ से जाना चाहिए तो ये और दूर भागेगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा, ये भी और नीचे से जाएगा। मान लेते हैं कि इतना पर भेजे हैं कि ये किरण है और नीचे आके कहाँ पे चला गया? इस पे जा रहा, इस पे जा रहा, इस पे, ये दिखाई दे रहा, ये कुछ है, नीचे पानी है ऊपर हवा है, नीचे पानी ऊपर ये है, बीच में, कहाँ पर है? बीच में। तो किरण इतना एंगल पर भेज रहे हैं कि ये किरण देखो दूर हटा, इतना दूर हट गया अभिलंब से कि ये इस पे चला गया। कहाँ पे चला गया? ये इस पे, कहाँ पे? जो जहाँ पे माध्यम अलग कर रहा, जो लाइन माध्यम को अलग कर रहा, उस लाइन पे चला गया। नहीं, इसका मतलब यहाँ पे अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया कि नहीं? देखो ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन गया? 90 डिग्री कोण बन गया। नहीं, तो ये जो यही है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल स्थिति जिसको बोलते हैं, ना तो ऊपर ना तो बीच में, नहीं जो बीच में रहता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल, एकदम क्रिटिकल स्थिति में है, या तो ऊपर जाए वाला है, या तो बच भी सकता है, या फिर मर भी सकता है, उसको जो बोलते हैं क्रिटिकल स्थिति में। नहीं, या तो यहाँ से जरा सा हल्का ऊपर नीचे स्पान करेंगे ना, तो हल्का ऊपर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा कि नहीं, हल्का और इधर खींच देंगे तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। मतलब ये बीच में कहाँ पर है? तो ये किरण इतना एंगल पर जा रहा है ना कि ये एकदम बीच से निकल गया, तो इस स्थिति को बोलते हैं ना कुछ, इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। यहाँ पे देखो ये इतना एंगल पर जा रहा कि अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 डिग्री। हाँ, तो ये जो एंगल है ना, ये इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और इसको लिखते हैं सी से, शॉर्ट में कुछ लिखते हैं सी से। तो आई के मान इतना हो गया, जिसके कारण आर का मान कितना हो जा रहा?
90 डिग्री। आर का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आई के मान जो रहेगा ना उसी को बोलते हैं सी, क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल ये है। मतलब आपका नाम ये है कि अगर क्रिटिकल एंगल पर कोई भी किरण को भेजेंगे तो किरण कहाँ से निकल के जाएगा? ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, बीच बीच से निकल जाएगा। अगर हम मान लो कि पानी के अंदर घुसा गए, ठीक है, तो पानी के अंदर अगर हम यहाँ अंदर से टॉर्च जला रहे हैं, अगर क्रिटिकल एंगल पर हम टॉर्च जलाएंगे तो ये किरण ऊपर नहीं जाएगा और नहीं पानी में आएगा, वहाँ पर जाएगा पानी के सतह से निकल जाएगा। नहीं तो आप कुछ बोलेंगे तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का मैंने आई का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, वो कोण को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। हो गया। अब सुनो, अब एक स्थिति और है कि यहाँ पर से जब किरण भेजे तब यहाँ से निकल गया कि नहीं? जरा सा इसको खींच के और ऊपरी कर देते हैं। इसको खींच के मान लो कि यहाँ से भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं? यहाँ से, जरा सा ऊपरी से। तो आप बताओ आपको चाहिए होगा और नीचे होगा। हाँ, इससे भी नीचे आ जाएगा। मतलब पानी में से भेजे और पानी में आ जाएगा, यहाँ से टकरा कर इधर लौट जाएगा, लौटेगा कि नहीं? अब बताओ पानी से हम टॉर्च जलाएं पानी में, पानी के अंदर से, तो पानी से बाहर निकला किरण? नहीं निकला। ये पूरा का पूरा कुछ हो गया, अंदर ही लौट गया। और ये ऐसा जब घटता है ना तो पूरा के पूरा किरण लौट जाता है, एक को भी बाहर, मतलब कि नीचे से टॉर्च भी जलाएंगे ना तो जरा सा भी लाइट ऊपर नहीं निकलेगा, कुछ होगा, सबके सब नीचे आ जाएगा। क्या? जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा इसका एंगल का मान तब। मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर अगर हम लाइट जलाएंगे, ठीक है, नीचे से टॉर्च जलाएंगे या लेजर लाइट जलाएंगे, ठीक है, तो वो किरण ना सघन से विरल में ना जाके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक। कुछ होता जब किरण सघन, कुछ बोलेंगे जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान ही ना आई, आपतन कोण के मान अगर सी से ज्यादा हो जाता, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जा रहा, मान लो क्रिटिकल एंगल है 50 डिग्री, 50 डिग्री पर जाने के बाद ये ऊपर नीचे में बीच से निकलता, तो हम 51 डिग्री पर भेजेंगे तो कुछ होगा, लौट जाएगा। तो कुछ बनेगा आई के मान अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से जैसे 4 से भी ज्यादा हुआ ना तो हल्का सा ही नीचे निकलेगा लेकिन वो लौट जाएगा नहीं। तो आई के मान अगर सी से ज्यादा हो जाता तो वह विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में पूरा परावर्तन हो जाता। इसी घटना को बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। तो क्रांति कोण किसको बोलते हैं? क्रांति कोण बोलते हैं कि जब किरण सघन से विरल में जाना चाहिए, याद रखें। कि देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि क्रांति कोण या पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना कब घटता? जब सघन माध्यम से विरल में जाता तब। तो बोलेंगे कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को बोलते हैं क्रांति कोण। और जैसे ही क्रांति कोण से ज्यादा कोण पर कोई किरण को भेजते हैं तो किरण विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में पूरा वापस लौट जाता है या पूरा परावर्तित हो जाता है, उसी माध्यम पूरा परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। मैंने पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा ना तो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी कारण से देखो हीरा चमकता, बोलेगा हीरा क्यों चमकता? नहीं, हीरा चमकने का कारण क्या है? देखो मान लो ये हीरा है, कुछ है हीरा में कुछ होता है, हीरा का क्रांति कोण जो सी है वो लगभग 24 डिग्री होता है। कितना होता है? 24 डिग्री। 24 डिग्री मतलब बहुत कम है क्रांति कोण। जैसे 25 डिग्री पर कोई किरण जाएगा ना तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। नहीं, 24 डिग्री से कम तक जाएगा तो अपवर्तन होगा। नहीं, 24 डिग्री पर जाएगा तो क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकल आएगा नहीं, सीधे बीच से निकलेगा। जैसे 24 से ज्यादा होगा तो कुछ हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इसमें जब किरण अंदर प्रवेश करता है हीरा में तो अंदर जाता है नहीं, अंदर जाने के बाद देखो ये सघन माध्यम में गया, सघन से जब विरल में निकलना रहेगा तो आप देखो कुछ होता है यहाँ पे अगर अभिलंब बनाए तो ये 24 डिग्री से ज्यादा हो जाता नहीं, जिसके कारण आप बाहर न निकल के इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। कुछ हो जाता पूर्णांतरिक परावर्तन मैंने अंदर ही लौट जाता है। यहाँ पर भी पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, यहाँ पर भी पूर्णांतरिक परावर्तन। इस तरीका से कुछ होता रहता, अंदर हीरा के अंदर ना किरण का पूर्णांतरिक परावर्तन होता रहता और अंदर जाकर किरण फंस जाता। नहीं, हीरा के अंदर जैसे किरण घुसता तो हीरा में जाकर कुछ हो जाता है, किरण फंस जाता नहीं, तो अंदर ही जाने के कारण से कुछ होता। बोलिए तो अभी बता रहे थे हीरा क्यों चमकता नहीं, तो होता कुछ है हीरा में पूर्णांतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण किरण बाहर नहीं निकल पाती। नहीं, अंदर फसल रह जाता और अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन होते रहता तो किरण सब जाके अगर अंदर फंस जाएगा तो चमकेगा नहीं, धीरे धीरे निकलते रहता है, रात में भी चमकता है। इसलिए इसका चमकने का कारण बहुत ज़्यादा। तो हीरा चमकने का कारण कुछ है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा पूर्णांतरिक। ठीक है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्लियर हो गया, क्रांति कोण क्लियर हो गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 20 नंबर आवर्धन। आवर्धन हम बता दिए हैं, नहीं आवर्धन कब बताए थे याद है?
कल बताएंगे, पिछला वाला वीडियो है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्तन बहुत सिंपल सा, प्रतिबिंब की ऊंचाई एम से लिखते हैं आवर्तन को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्तन बोलते हैं। इसका मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। तो आवर्तन को इसका बताते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रवर्तन अपवर्तन नहीं थोड़ा सा। चलो ये कंप्लीट हो गया। आप देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या r बराबर है 20 सेंटीमीटर। नहीं तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकस दूरी, ठीक है। तो आवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20, तो फोकस होता है कुछ r/2, नहीं फोकस दूरी होता है आधा, वक्रता त्रिज्या क्या आधा। वक्रता त्रिज्या यहाँ से दोगुना होता है, तो अगर 20 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 20/10 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दर्पण कौन है, अवतल है कि उत्तल। तो ध्यान देना, उत्तल दर्पण रहेगा तो इसका फोकस प्लस में होता है क्योंकि दाएं साइड है। अवतल दर्पण रहेगा तो इसका फोकस माइनस में होता है क्योंकि इसका फोकस नेगेटिव होता है। तो अगर देखो ऑप्शन में अगर प्लस माइनस के साथ दिया तो उत्तल दर्पण है तो कोई चीज में लिखेंगे प्लस, और अवतल रहता तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है।